अब देखिए, म्यूट करके रख लीजिएगा, जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा ना। उससे क्या होता है, बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगा ना, तो वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी रहती है। ठीक है, चलिए। सभी का स्वागत है, जय श्री राम। मेरा ये उद्देश्य है इस बैच को स्टार्ट करने का कि मेरे पास जो केपी का नॉलेज है या एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डिलीवर हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पद्धति है जो कि जिसको आसानी से समझा भी जा सकता है। ठीक है, और आसानी से अप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से मैंने इस बैच को प्रारंभ किया है। इसके पहले भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन इतना रिस्पॉन्स पहली बार मिला मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बता दूं। देखिए, आप लोग सभी प्रकार के हैं इसमें स्टूडेंट। कोई पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ, कोई एकदम फ्रेशर है, कोई बहुत अनुभवी है। चूंकि ये फंडामेंटल कोर्स है तो मैं चाह रहा हूँ सीधे ए से ही स्टार्ट किया जाए। मतलब मैं समझता हूँ कि ये ABCD आपको कोर्स स्टार्ट होने के पहले या केपी एस्ट्रोलॉजी का मेन प्रोडिक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होने के पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊं, तो उसमें कोई नया व्यक्ति है या पुराना व्यक्ति है, ऑटोमेटिक सब सारी चीजें उसको समझ में आ जाए। तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा सा फंडामेंटल हमें बोरिंग लगता है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी चीज को जितनी बार पढ़ेंगे कुछ नया उसमें उतनी बार मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये अटल सत्य है। तो जब आप किसी भी चीज को कितनी भी बार पढ़ते हैं तो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है, बस टीचर अलग होना चाहिए। ठीक है, आप ही पढ़ रहे हैं तो नया ना मिले। ये जितनी बार आप किसी चीज को रिपीट करते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, नो डाउट कुछ ना कुछ नया मिलता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। बेसिक का मतलब ये है कि कृष्णमूर्ति पद्धति का एक फंडामेंटल या ऐसा बेस जिसको यदि आपने जान लिया, उसके बाद आप केपी एस्ट्रोलॉजी को किसी भी माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन कोई चीज हमें शुरुआत से मिले तो वो हमें आसानी से समझ में आती है और लंबे समय तक हमारे पास रहती है। ठीक है, तो इस कोर्स को मैंने इसीलिए फ्री किया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस बेस केपी एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल को समझ सके। देखिए, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन गुरु की आवश्यकता सबको होती है। ठीक है, क्योंकि हम इस समय में है तो कोई चीज फ्री अवेलेबल नहीं। ये फ्री अवेलेबल कराने का उद्देश्य ये है कि एक फंडामेंटल आपके पास रहे, ताकि जब आप मार्केट में जाएं किसी अच्छे गुरु से पढ़े तभी आपको कोई तकलीफ ना हो, या आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ें तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहे, जिससे आप आसानी से किसी भी चीज को समझ सकें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो नो डाउट उसकी अगली स्टेज में हम जाना चाहते हैं। अगली स्टेज मतलब जिसको हम एडवांस शब्द कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज की एडवांस थ्योरी तभी हमारे पास समझ में आती जब हमारे पास एक फंडामेंटल अच्छा होता है। ठीक है, तो इस बैच का उद्देश्य वही है, एक अच्छा फंडामेंटल आप लोगों को मैं डिलीवर कर सकूं, प्रयास करूंगा, आप बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, कोई भी बता दीजिए स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही। दिख रही सर। सर। चलिए, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा मैं ए से ही स्टार्ट करूंगा, तो मैं ए से ही स्टार्ट करूंगा। देखिए, यदि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजी की पद्धति के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? वही 9 प्लैनेट्स याद आते हैं, राशियां याद आती हैं, हाउसेस याद आते हैं। ठीक है, यही वो फंडामेंटल है जहां से कोई भी एस्ट्रोलॉजी इंसान पढ़ना शुरू करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके पास 9 ग्रहों के नाम: सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु। ठीक है, जिसमें से ऊपर के 7 ग्रहों के विषय में आप जानते हैं। आठवां और नौवां ग्रह जो है उसको क्या कहा जाता है? छाया ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छाया ग्रह। देखिए, मैं आपको एक लास्ट स्लाइड दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो सारे प्लैनेट्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं। यह है सन, यह है बुध, यह है मून, यह है वीनस, यह है मार्स, यह है जुपिटर, यह है सैटर्न। यहाँ आपको राहु केतु नजर नहीं आ रहा। तो राहु और केतु को क्या कहा गया है? छाया ग्रह कहा गया।
ठीक है, राहु और केतु क्या कहा गया है? छाया ग्रह। अब देखिए, तो राहु और केतु का कॉन्सेप्ट क्या है? अब भी आपने स्लाइड में देखा ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर आपने देखा मून, यहां पर आपने देखा मून। ये मून क्या है? इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, पृथ्वी भी क्या है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, जैसे दिन और रात हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप एक कट पॉइंट देख रहे हैं ना, जहां चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, यहां पर आपको एक कट पॉइंट मिलेगा और एक कट पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा। यही राहु और केतु, राहु एंड केतु, इनको नोड्स कहा जाता है। कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या कहते हैं इनको? नोड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? नोड्स। क्लियर है? या क्या कहते हैं? छाया ग्रह कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है नहीं, परछाई है बस। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जिस पाथ में घूमता है और पृथ्वी का एक्सेस जहां पर उसको कट करता है, दे वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। यही क्या है? राहु केतु। जो नॉर्थ साइड होगा वो राहु है, जो साउथ साइड होगा वो केतु। क्लियर है ये चीज? तो हमने जाना कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट्स आप जानते हैं। अभी हम प्लैनेट के सिग्निफिकेशन आगे पढ़ेंगे, तो कौन सा प्लैनेट क्या बताता है वो हम देखेंगे। क्लियर है? तो हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है तो हमें 9 प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। यूरेनस नेपच्यून को कंसीडर हमारे ज्योतिष विद्या में नहीं किया जाता, वेस्टर्न में कंसीडर किया जाता है। तो जो हमारे पास है हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि 7 प्लैनेट्स हैं और 2 नोड्स हैं जिनको हम राहु और केतु कहते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, ध्यान रखिए। राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। इन 9 प्लैनेट में ये बहुत अधिक भूमिका अपनी अदा करते हैं। म्यूट कर लीजिए भाई, सभी म्यूट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए 12 राशियां हैं। आप ये जानते हैं कि मेष राशि, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, भी। ये स्लाइड इसलिए लगाई गई है कि आप कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ रहे हैं तो आपको राशि का नाम तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके सामने लिखा नंबर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है नंबर बेस्ड है। इसमें जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जो भी हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, सब नंबर के बेस में फाइंड आउट करते हैं। तो नंबरों को आपको 2 तरीके से याद रखना है। एक राशि के रूप में याद रखना है, प्लस हाउसेस के नंबर याद रखना है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, तो उनके नंबर्स हो गए। प्लस राशियों के भी नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें नंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कृष्ण मूर्ति पद्धति में। इसीलिए यदि आपको ग्रहों के नाम याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 नंबर की राशि कौन सी होती, दैट इज तुला। 6 नंबर की कौन सी होती? कन्या, लिब्रा। 8 नंबर की स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो इस प्रकार से आपको ये राशियों के नाम के साथ उनके नंबर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है, आपकी एक पर्टिकुलर राशि होगी, जन्म राशि। ठीक है, उसका नंबर आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप इन नंबरों को याद कर सकते हैं। ठीक है, शुरू की तो 3 ऑर्डर में ही रहती है, मेष, वृषभ, मिथुन, 1 2 3 याद होगी। 4 से चंद्रमा, चंद्रमा के बाद कौन है? सिंह राशि, 5 सिंह। ठीक है, इस प्रकार से किसी प्रकार से आप कनेक्ट करके नंबरों को याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नंबर पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कृष्ण मूर्ति पद्धति में नंबर सिस्टम को आपको बहुत अधिक जोर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब ध्यान रखिएगा किस राशि का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, ये भी आपको पता होना आवश्यक है। आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैंने अभी कहा था 4 से चंद्रमा। ठीक है, 4 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। 5 नंबर का कौन है? सन। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो मंगल है, मार्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखिए 1 and 8 9 होता है, 2 and 7 9 होता है, 3 and 6 9 होता है। तो 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि का लॉर्ड जो है, मतलब मेष राशि या एरीज राशि, वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि, इन 2 राशियों का मालिक कौन है? मार्स है। मतलब ये राशियां किस प्लैनेट की हैं? मार्स की। अब देखिए ये वीनस, वीनस की है 2 and 7।
दूसरा नंबर आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, यदि आपको एक नंबर भी आता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। तो वीनस है, वृषभ राशि, और ये कौन सी है, तुला राशि। इन दोनों राशियों का लॉर्ड कौन होता है, वीनस। তোমার যাতে চেঞ্জ হবে সেগুলো দিয়ে দিন। मंडल जी म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है मरकरी की राशि। मरकरी की राशि क्या है, 3 and 6। 3 इज जेमिनाई, 6 इज वर्क। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास क्या बचा, दो कंटिन्यूअसली नंबर है, 10 and 11। ठीक है, ये किसकी राशि होती है, सैटर्न की होती है। ठीक है, 9 and 12 किसकी है, जुपिटर की राशि है। क्लियर है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको नंबर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और उसको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसमें से मिनिमम रिक्वायर्ड है हाउस के नंबर और राशियों के नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीजों को आइडेंटिफाई या एनालाइज किस मेथड से किया जाता है, नंबर के बेस पे किया जाता है। तो हमने ये जान लिया, 4 चंद्रमा का है, 5 सूर्य का है, 1 and 8 9 होता है, मार्स का है, 2 and 7 9 होता है, वीनस का है, 3 and 6 9 होता है, मर्क्यूरी का है, 10 11 कंटिन्यू दो नंबर है जो कि सैटर्न के हैं। जो बच गया 9 and 12 वो जुपिटर का है। क्लियर है। चलिए, नेचर ऑफ प्लैनेट। देखिए, कुछ कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि आप हैं, आपका एक फिक्स नेचर है। ठीक है, आपका एक कॉमन सा फिक्स नेचर है, बट आप अपने फ्रेंड के बीच में रहेंगे तो एक अलग नेचर बिहेव करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो एक अलग नेचर बिहेव करेंगे, आप अपने पड़ोस में रहेंगे तो एक अलग नेचर बिहेव करेंगे, लेकिन एक कॉमन नेचर आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा आपके अंदर। तो उस बेसिक कॉमन नेचर के अकॉर्डिंग ही कुछ प्लैनेट को मैलेफिक कहा गया है, कुछ प्लैनेट को बेनिफिक कहा गया। बेनिफिक मतलब जो बेनिफिशियल, मतलब फायदा देने वाले, मैलेफिक जो आपको नुकसान देने वाले। ठीक है, ये नेचुरली। बट अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति, नो प्लैनेट इज मैलेफिक एंड नो प्लैनेट इज बेनिफिक। कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है कि कोई भी प्लैनेट ना तो मैलेफिक होता है ना ही बेनिफिक होता है। आपके चार्ट में वो क्या लेके आया है उसके अकॉर्डिंग वो मैलेफिक होगा या बेनिफिक होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरली, मतलब बाय नेचर हम प्लैनेट को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मैलेफिक, देखिए मैलेफिक प्लैनेट में मार्स को रखा गया है, सैटर्न रखा गया है, राहु रखा गया, केतु को रखा गया। बेनिफिक प्लैनेट क्या होते हैं, जुपिटर होता है, वीनस होता है, मून होता है। क्लियर है। मतलब मैलेफिक प्लैनेट वो प्लैनेट है जो आपको आपके कार्यों को आसान बना देते हैं, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट वो जो होते हैं जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं और आपके कार्यों को कठिन कर देते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है सन। सन को कहा गया है माइल्ड बेनिफिक, या उसको क्रूर ग्रह कहा गया है। ठीक है, क्रूर का मतलब है ये नहीं कि मतलब वो प्राण ले लेगा। ठीक है, क्रूर मतलब जस्ट लाइक अ फादर। ठीक है, फादर के सामने बच्चा क्या होता है, डरता है। वो अपनी माँ से नहीं डरता, पिता से डरता है। ठीक है, तो सन इज लाइक फादर, पिता की तरह है, मतलब बदमाशी करोगे तो दंड मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुझे भी एक दो क्या है ये। शालिनी मैडम म्यूट ये के थोड़ा लिए। सा दे दो, कितनी उसकी दे दो, देखिए तुम लोग खाओ ना, इतनी दूर है थोड़ा सा। शालिनी मैडम म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट इज मरकरी। देखिए, मरकरी को ना तो मैलेफिक कहा गया ना ही बेनिफिक कहा गया। मरकरी जिस संगत में रहता है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। मतलब यदि वो बेनिफिक प्लैनेट के साथ है तो बेनिफिक बिहेव करेगा, और मैलेफिक के साथ है तो मैलेफिक बिहेव करेगा, और अकेला है तो बेनिफिक। ठीक है, बेनिफिक मतलब बेनिफिट देने वाला। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट मैलेफिक आप समझ जाएंगे। तो हमने देखा कि जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको बाय नेचर मैलेफिक, बेनिफिक, माइल्ड बेनिफिक और अदर कैटेगरी में क्या है डिवाइड किया गया। क्लियर है। एक सेकेंड।
चलिए, तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू नेचर प्लैनेट्स को बेनिफिक कहा गया है, मैलेफिक कहा गया है, ठीक है, माइल्ड बेनिफिक कहा गया है। मरकरी को जिस कैटेगरी के प्लैनेट के साथ वो बैठा है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, ठीक है। चलिए, एलिमेंट ऑफ राशि, तत्व, राशि के तत्व, ठीक है। आपको पता है फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयरी एलिमेंट और वाटरी एलिमेंट, इन चार कैटेगरी में राशियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो 159 होती है, 159, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि राशियों को नंबर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। मतलब 1 नंबर मतलब मेष राशि, 5 नंबर मतलब सिंह राशि, 9 नंबर मतलब सेजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इन राशियों को फायर एलिमेंट से जोड़ा गया। और इसी कैटेगरी में ऐसे कौन से प्लैनेट है जो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है? दे आर सन एंड मार्स, ठीक है। अर्थ एलिमेंट से जोड़ा गया है 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, दीज आर राशि सर, नॉट हाउसेस। अर्थ एलिमेंट से किस प्लैनेट को जोड़ा गया है? मरकरी को जोड़ा गया है। उसी प्रकार से एयर एलिमेंट्स जैसे सैटर्न, ठीक है, उसको एयरी प्लैनेट भी कहा जाता है। तो राशियां कौन सी हैं जो एयर एलिमेंट को शो करती हैं? दैट इज 3, 7, 11, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, देखिए 4, 8, 12, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ठीक है। कर्क मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये ऐसी राशियां हैं जिनको वाटरी एलिमेंट से जोड़ा गया। और प्लैनेट कौन से हैं? मून एंड वीनस। देखिए ये सारी चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप कोई इवेंट को शॉर्ट आउट करते हैं तो उनमें इन सारी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। क्लियर? देखिए यहाँ थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया। फायरी एलिमेंट मतलब क्या होता है? व्यक्ति का आक्रामक स्वभाव होगा, साहसी व्यक्तित्व होगा, करेजियस होगा व्यक्ति, ठीक है। अथॉरिटी को हासिल करने की कोशिश करेगा या वो चाहेगा कि हमेशा मेरी अथॉरिटी ही चले, ठीक है। अर्दी एलिमेंट मतलब व्यक्ति क्या होगा? प्रैक्टिकल नेचर का होगा, उसमें एक गंभीरता होगी, स्थिरता, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। एरी एलिमेंट जल्दी प्रभावित होगा, हवा क्या होती है? बड़ी तेजी से बदलती है। तो एरी एलिमेंट का नेचर क्या होगा? जल्दी प्रभावित होगा, मतलब किसी दूसरी चीजों से जल्दी प्रभावित हो जाए। कल्पनाशीलता मतलब इमेजिनेशन क्या होगा उसके अंदर? बहुत ज्यादा होगा। वाटरी एलिमेंट मतलब जल के समान सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव मतलब क्या है? एक गिलास पानी में एक बूंद कलर डालिए, पूरा पानी उस कलर का हो जाता है। मतलब वाटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत सेंसिटिव होंगे और इमोशनल होंगे, जिनका जल तत्व से कनेक्शन हो, ठीक है। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सारी चीजें बहुत सारी है ना, ऐसा नहीं कि ये इतना ही लिमिट में है, लेकिन आपको एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए। जब किसी शब्द को बोला जाए, किसी प्लैनेट को बोला जाए, किसी राशि को बोला जाए, किसी नंबर को बोला जाए, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लिक हो जानी चाहिए कि हाँ ये इस चीज से कनेक्टेड हो सकती है या ये यही है। नेक्स्ट, राशियों को 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज मूविंग, फिक्स एंड डुअल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णमूर्ति पद्धति में कि आपको चर राशि, अचर राशि और द्विस्वभाव की राशियां पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, देखिए गिनती लिखिए 1, 2, 3, फिर देखिए 4, 5, 6, फिर देखिए 7, 8, 9, फिर देखिए 10, 11, 12, ठीक है। ये 3 का पहाड़ा लिखा है, 3 की टेबल लिखी है। द्विस्वभाव राशियां कौन होती हैं? 3, 6, 9, 12। क्लियर है? चर, चर मतलब मूविंग, मूविंग मतलब जो बार बार बदलती। जैसे जब आप फाइनेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यदि सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मूविंग राशि में रहता है तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत आएगा और जाएगा, मतलब वो पैसे वाला हो। भाई जा कब रहा है? जब आएगा ना। यदि आपसे किसी ने कह दिया कि आप बहुत खर्चीले हैं, खर्चीले कब होंगे? जब आपके पास पैसा होगा ना। पैसा नहीं होगा तो कैसे खर्चीले होंगे? बिना पैसे का कोई खर्च करने वाला व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो मूविंग राशि ये शो करती है कि जल्दी जल्दी उसमें क्या होगा? चेंजेस होगा, बदलाव होगा, ठीक है। तो ये नेचर हमें पता होना चाहिए। अब आपने देखा सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट जाके फिक्स साइन में बैठ गया, 10,000 आते हैं वो 10 ही हजार आ रहे हैं, फिक्स, ठीक है। द्विस्वभाव, डुअल, वेरिएशन आएगा, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है।
तो इन सारी चीजों को हम अकॉर्डिंग टू इवेंट कई जगहों पर यूज करते हैं, इसीलिए हमको एक इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि व्हाट इज मूविंग राशि, व्हाट इज फिक्स राशि, व्हाट इज डुअल। तो इसका ऑर्डर याद रखेंगे तो आपको नंबर्स ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मूविंग को रखा गया, फिर फिक्स को रखा गया, फिर डुअल को रखा गया। नेक्स्ट देखिए, जब हम चाइल्ड बर्थ को पढ़ते हैं तो जब हम जेंडर को डिसाइड करते हैं तो वहां पर हमें इसकी आवश्यकता होती है कि किन राशियों को मेल राशि कहा गया है, किन राशियों को फीमेल। ध्यान रखिए ये राशियां हैं ना कि हाउसेस हैं। देखिए ऊपर इवन नंबर लिखा है, सॉरी ऊपर ऑड लिखा है, नीचे इवन लिखा है। ठीक है, देखिए मैन विल बी ऑड, मतलब मेल राशि जो होती है ऑड होती है ना, वहां गलत लिखा है। 1 3 5 7 9 11 दे आर दी ऑड नंबर्स। ठीक है, तो मैन विल बी ऑड ऐसे याद रखेंगे, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो मेल राशियां होती हैं, और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं मतलब 2 4 6 8 10 12 2 6 2 4 6 8 10 12 दे आर दी इवन नंबर्स। इवन मतलब फीमेल राशि। ओके, नेक्स्ट इज द बैरन राशि। बैरन मतलब जड़ राशि। जब आप चाइल्ड बर्थ पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि यदि फिफ्थ हाउस का कस्पल साउल और बैरन साइन में जा रहा है तो क्या शो कर रहा है। तो बैरन मतलब होता है स्टॉप, अब कोई चीज वहां से आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो राशियां 1 3 5 6, मतलब 1 मतलब एरीज, 3 मतलब जेमिनी, 5 मतलब लियो, 6 मतलब वर्ग। तो इन राशियों को बैरन साइन कहा। म्यूट साइन, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुख बधिर है, आप उसकी कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठा है, क्योंकि वाणी का हाउस कौन सा होता है, सेकंड हाउस होता है। क्या वो म्यूट साइन में बैठा है कि वॉइस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो 4 8 12 अभी आपको याद होगा, 4 4 8 12 इज अ वाटरी साइन। ठीक है, पानी के अंदर जब आप चले जाएंगे तो किसी भी साउंड को महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए इनको म्यूट साइन कहा गया। ठीक है, वॉइस साइन इज 3 7 11। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अभी स्लाइड हो जाए फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्र भावा, मारक भावा, त्रिक भावा, त्रिषडाय भावा, उपचय भावा, इन सब चीजों से आप वाकिफ होंगे। ये एक फंडामेंटल है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फलों पर इम्पैक्ट डालते हैं कि प्लैनेट कहां पर बैठे हैं। देखिए केंद्र, देखिए ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। व्हाट इज केंद्र? केंद्र 1 4 7 10। देखिए 1 4 7 10 ये हाउसेस हैं, ध्यान रखिएगा, राशि नहीं, दे आर हाउसेस, है ना। H1 H2 H3 H4 H5 S6 S7, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 11, हाउस नंबर 12। तो हमने देखा कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस दे आर कॉल्ड केंद्रा। ये क्या होते हैं? केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केंद्र। ठीक है, केंद्र के बाद हमारे पास क्या है, देखिए केंद्र के बाद मारक भाव लिखा है। सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस को क्या कहा जाता है? मारक। क्यों कहा जाता है? जब आप लॉन्जिविटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लॉन्जिविटी पढ़ते हैं तो दो चीज होते हैं, एक मारक भाव होता है और एक आपको ये देखना पड़ेगा कि हम्म, चलिए बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है त्रिक बाधक भाव। बाधक बाधक, बाधक, यस, मारक एंड बाधक। ठीक है, तो मारक फिक्स होता है और बाधक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर कुंडली होता है। ठीक है, जब हम लॉन्जिविटी पढ़ेंगे तो मारक और बाधक को देखेंगे कि इसको क्यों कहा गया। ठीक है, ये 2 और 7 ही क्यों मारक लिया गया, ये सबकी कुंडली में क्यों फिक्स होता है और बाधक क्यों बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द त्रिक भावा। देखिए त्रिक मतलब प्रॉब्लमेटिक हाउस। ठीक है, 6th हाउस,
8th हाउस और 12th हाउस को प्रॉब्लमेटिक माना गया है, इसलिए इसको त्रिक भावा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड त्रिक, मतलब प्रॉब्लमेटिक हाउस है। लेकिन देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि केपी में ही लागू होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी फंडामेंटल है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए केपी में जैसे ये 6, 8, 12 है, ठीक है, दे आर द त्रिक भाव, मतलब प्रॉब्लमेटिक भाव है, जिसमें से सबसे अधिक प्रॉब्लमेटिक माना गया है 8 एंड 12। हमेशा ध्यान रखिएगा 8 का कोई भी सिग्निफिकेशन हो, 12 का कोई भी सिग्निफिकेशन हो, आपको यदि 8 एंड 12 दिख रहे हैं दैट इज प्रॉब्लमेटिक नंबर। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बाय नेचर डिस्टर्ब होते हैं, तो यदि अपन ने उसको कहीं पे भी देख लिया तो अपन को लगता है अरे यार ये आगे मतलब डिस्टर्बेंस तो पैदा करेगा ही करेगा 101%, ठीक है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इन दो नंबरों पर विशेष ध्यान रखें, दे आर हाउसेस नॉट राशि, ओके। 8 नंबर एंड 12 नंबर कहीं पर भी आपको ये किसी भी स्क्रिप्ट में नजर आ रहे हैं, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमेशा ध्यान, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग में सेट कर लेना अभी से 8 एंड 12 इज द प्रॉब्लमेटिक नंबर्स या ऑब्स्टिकल के नंबर है, ठीक है। यदि और है मतलब या 8 है या 12 है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 8 एंड 12 है तो प्रॉब्लम बड़ी है, यू कैन से डिजास्टर, ओके। तो 8 एंड 12 को आप हमेशा दिमाग में सेट करके रखें, कहीं पर कुंडली की स्क्रिप्ट में नजर आ रहा है मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। अब वो आगे की बात है कि वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। लेकिन चूंकि हम फंडामेंटल समझ रहे हैं तो हमको ये पहले से पता हो जाना चाहिए कि ये दो नंबर हमको किसी स्क्रिप्ट में दिख जाए तो हमें अलर्ट होना है और उसको अच्छे से एग्जामिन करना। चलिए नेक्स्ट, मारक भाव देख लिया आपने, त्रिक भाव देखिए, त्रिषडाया भाव 3, 6, 11 को त्रिषडाया भाव कहा गया, ठीक है। 3, 6, 11 ये है 3, ये है 6, ये है 11th हाउस, दे आर कॉल्ड त्रिषडाया भाव। ये समय के साथ ग्रोथ को बताते हैं, मतलब जैसे जैसे आप की आयु बढ़ेगी या जैसे जैसे आपकी कुंडली आगे प्रोग्रेस करेगी आप उस फील्ड में प्रोग्रेस करेंगे। मतलब त्रिषडाया या 3, 6, 11 ऐसे हाउस हैं जो हमारे सक्सेसिव ग्रोथ को बताते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज में आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। क्लियर? दैट इज त्रिषडाया भाव। नेक्स्ट इज उपचया भाव। देखिए 3, 6, 11 में एक नंबर और ऐड हो गया दैट इज 10, इसको कहा गया है उपचया भाव। ये भी क्या होता है, समय के साथ ग्रोथ को दिखाता है लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स को ये इंक्रीज करता है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में ग्रोथ है बट पर्सनल चीजों में कहीं ना कहीं लॉस देता है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई कि बिजनेस के लिए मुझे इंटरनेशनल टूर करना है या नेशनल टूर करना है, तो मैं अपने परिवार से 30 दिन में 25 दिन दूर रहता हूं, दैट इज द पर्सनल लॉस, ठीक है। लेकिन ग्रोथ हो रही है बिजनेस में, बिजनेस की डिमांड है, आपको फील्ड में वर्क करना है, मजबूरी आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, फाइनेंस भी बढ़ रहा है, सब हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक पर्सनल लॉस देते हैं लेकिन ग्रोथ भी देते हैं, ठीक है। तो दे आर केंद्रा, मार्का, त्रिक, त्रिषडाया, उपचया भाव, ठीक है। इनका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जो कि कुंडली में हमें यहां पर दिखता है। चलिए अब देखिए शत्रुता और फ्रेंडशिप, एनिमिटी एंड फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप आपको पता हो ना हो लेकिन एनिमिटी आपको पता होनी चाहिए। आपका कौन दोस्त है ये गंभीर विषय नहीं है, लेकिन आपका कौन एनिमी है दैट इज वेरी सीरियस मैटर। क्यों? क्योंकि उससे हमको अलर्ट रहना है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, वो हम पर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो एनिमिटी याद है तो हमें फ्रेंड से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें अच्छे फल देगा ही देगा, ये हमारे फल में सपोर्ट करेगा। हमें प्रॉब्लम किससे है? एनिमी प्लैनेट से, ठीक है। देखिए सन का एनिमी किसको माना गया है? सैटर्न को और वीनस को माना। चंद्रमा का एनिमी कौन है? कोई नहीं। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई शत्रु नहीं है, कोई एनिमी नहीं। लेकिन चंद्रमा को अपना शत्रु कौन मानता है? मर्क्यूरी।
ठीक है, चंद्रमा का कोई शत्रु ग्रह नहीं है, कोई एनिमी प्लैनेट नहीं है, लेकिन मून को एनिमी मानने वाला प्लैनेट कौन है? मरकरी। क्लियर है? मार्स, मार्स का कौन है? मरकरी। जुपिटर का कौन है? मरकरी एंड वीनस। वीनस का कौन है? सन एंड मून। सैटर्न का कौन है? सन मून मार्स। देखिए यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट जो बताया गया वैदिक में कि सूर्य क्या है? राजा, चंद्रमा क्या है? रानी, और मरकरी क्या है? युवराज, है ना, और मंगल सेनापति, ठीक है, और क्या बोलते हैं सेवा करने वाला प्लैनेट कौन है? सैटर्न, शनि, ठीक है, और बाकी चीजें वो जो ऐसो आराम ये सब है उसको वीनस से कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और मालूम होगा कि सन और सैटर्न में एनिमिटी है पिता पुत्र की, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि सन और सैटर्न आपस में शत्रु है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए कुछ कुछ चीजों को आप याद कर सकते हैं। अब देखिए माता अपने बच्चे का बहुत अधिक ख्याल रखती है, मतलब उस पर लिमिटेशंस लगाती, जिसके कारण बच्चा माँ को प्रॉब्लम समझता है। ये देखिए मरकरी युवराज है, ये माँ, ठीक है, तो युवराज को ऐसा लगता है कि माँ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि माँ क्या होती है? लिमिटेशंस लगा दे, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, शाम को जाना तो जल्दी आ जाना। तो बच्चे को लगता है कि मम्मी प्रॉब्लम, पापा तो सुबह से निकल गए तो वो तो प्रॉब्लम वैसे ही क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मरकरी जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। क्लियर है? तो ऐसे देखिए ये जुपिटर गुरु है, ये देव गुरु है, वीनस क्या है? दानव गुरु है। तो ये दूसरे एक दूसरे के क्या है? शत्रु माने, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट लगा के आप एनिमिटी को याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा मैंने उसको एक रिमाइंड कर दिया, तो उस चीज से आप उसको याद कर सकते हैं। देखिए मंगल क्या है? सेनापति, ठीक है। युवराज किससे चिढ़ता है? सेनापति से। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि उसको मालूम है सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है, और मैंने कुछ गड़बड़ करी तो राजा सबसे पहले इसी को मेरे पीछे भेजेगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस पे आप एनिमिटी को याद कर सकते हो, और एनिमिटी याद होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना आपका फ्रेंड कौन है डजेंट मैटर, बट आपका शत्रु कौन है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आपने सुना होगा मूल त्रिकोण राशियां, मतलब वो राशियां जहां प्लैनेट बैठते हैं तो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की, सन की मूल त्रिकोण राशि कौन सी? उसकी स्वयं की राशि है, दैट इज लियो, ठीक है। यहां पर डिग्री भी दी है कि सूर्य जो है वो लियो साइन में बैठा तो है, लेकिन लियो साइन 30 डिग्री का है, तो 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण में रहेगा। नेक्स्ट इज द मार्स। मार्स की दो राशियां होती है, आपने पढ़ा होगा 1 and 8। तो 1 नंबर की जो राशि है उसकी मूल त्रिकोण राशि है, जो कि 1 से लेकर 18 डिग्री तक है, ओके। नेक्स्ट मरकरी, मरकरी की दो राशियां होती है 3 and 6, तो 6 नंबर की राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि। जुपिटर की आपने पढ़ी होगी 9 and 12, तो 9 नंबर उसकी मूल त्रिकोण राशि है। वीनस की आपने पढ़ी है 2 और 7, तो 7 नंबर उसकी मूल त्रिकोण राशि है। सैटर्न की आपने पढ़ी है 10 and 11, तो 11 इज मूल त्रिकोण राशि। मतलब ये वो राशि है जहां पर प्लैनेट बैठते हैं तो अपने रिजल्ट को और बूस्ट कर देते हैं या अधिक देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इन सब चीजों से भी वाकिफ है, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला है ना, 1 and 7 8, 1 and 7 8, ये अपोजिट है इसलिए मैंने एक दूसरे के साथ लिखा। देखिए सूर्य जो है 1 नंबर में उच्च का होता है, 7 नंबर में नीच का होता है। सैटर्न उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए सैटर्न जो है वो 7 नंबर मतलब तुला राशि, लिब्रा में उच्च का होगा, और एरीज में क्या होगा? नीच का। एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड, ये एक्सॉल्टेड है और ये डेबिलिटेटेड है। क्लियर? जुपिटर को देखिए 4 नंबर चंद्रमा की राशि में उच्च का है, और 10 नंबर सैटर्न की राशि में क्या है? नीच का है। इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो मार्स का मिलता है आपको। मार्स जो होता है वो 10 नंबर में क्या होता है? उच्च का होता है, और 4 नंबर में नीच का होता है, मतलब डेबिलिटेटेड हो जाता है। मरकरी देखिए 6 and 12, मरकरी का जस्ट अपोजिट देखिए आप वीनस है, इसलिए मैंने इसको इस ऑर्डर में लिखा है। मरकरी का अपोजिट वीनस है। नीच भंग आपने सुना होगा ना, यही होता है, एक उच्च का बैठा एक नीच का बैठा, दैट इज कॉल्ड नीच भंग योग, ठीक है।
अब 6 नंबर की राशि में यदि मरकरी बैठा है तो वो उच्च का है, अब 6 में आके वीनस बैठ गया तो ये क्या है, नीच का है। ऊंचा और नीच, नीच भंग योग बन जाता है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा है अपोजिट। चंद्रमा देखिए 2 नंबर में उच्च का होता है और 8 नंबर की राशि में नीच का होता है। क्लियर है? राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है कृष्ण मूर्ति पद्धति में, ठीक है, लेकिन वैदिक में इसको 2 नंबर की राशि में उच्च का माना गया है और 8 नंबर की राशि में नीच का। जस्ट 180 डिग्री अपोजिट में क्या कौन होता है, केतु, इसलिए जस्ट अपोजिट 8 नंबर में इसको उच्च का माना गया है और केतु को नीच का माना गया। अब देखिए उच्च नीच भी डिग्री पे डिपेंड करती है, कितने डिग्री पर वो उच्च का होगा। जैसे सैटर्न हमने कहा कि एरीज में उच्च का है तो किस डिग्री पर, 10 डिग्री पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारी डिग्रियां यहाँ पर दी गई। चलिए अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, ठीक है। ये एकदम फंडामेंटल है, इन सब चीजों से आप वाकिफ होंगे। मैंने जस्ट इसको रिवाइज किया है क्योंकि ये बेसिक है, तो मेरा फर्ज था मैंने इसको बताया, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए फिर आगे बढ़ते। आपने, कुछ मेरा भी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ बताइए। आपने जो ये जड़ राशि बताया, हम्म। उसमें मेष राशि भी है। मेष राशि तो मूविंग राशि है। हाँ हाँ, नहीं देखिए राशियां तो कई प्रकार की हैं, उसको जो कैटेगरी है उसमें अलग अलग, हम उसको यहाँ पे तत्व से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चर उसमें उसको एक अलग कैटेगरी है, तत्व एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, और बैरन को इसके पीछे अलग का कैटेगरी लॉजिक से क्या हुआ? बनाया गया है। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक? अच्छा नहीं, बैरन साइन का लॉजिक मुझे नहीं पता। चलिए और बताइए किसी को कोई प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, चूंकि हम कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे फंडामेंटल रूल है कृष्ण मूर्ति पद्धति का वो ये है कि किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र देता है या नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो हमें नक्षत्रों के विषय में पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको इनके नाम याद हो, पढ़ते पढ़ते ये ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर 27 नक्षत्रों के नाम दिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ठीक है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा नहीं, उत्तरषाढ़ा, पूर्वषाढ़ा, उत्तरषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। ये जो मैंने पढ़ा ये सीरियल में पढ़ा, ये 27 नक्षत्रों के नाम। अब इनको कैटेगराइज किया गया है, देखिए शुरू की 3 उठाएंगे यदि हम, अश्विनी, मघा एंड मूला, ये जो 3 नक्षत्र हैं इनका नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, तीनों एक ही बात है। इन 3 नक्षत्रों का स्वामी, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्रा लॉर्ड या स्टार लॉर्ड, ये तीनों शब्द एक ही है। मतलब इन 3 राशियों का स्टार लॉर्ड जो है वो केतु प्लैनेट है, ठीक है। फिर आप भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा यदि नक्षत्र देखते हैं तो इनका लॉर्ड कौन है, वीनस है। कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका नक्षत्र स्वामी या लॉर्ड प्लैनेट कौन है, सन। ये आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरी कृष्ण मूर्ति पद्धति इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आप इसको लॉजिक से भी याद कर सकते हैं, शॉर्टकट जैसे कैसे, ए एम एम, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ए एम एम किसका है, केतु का, मतलब अश्विनी, मघा, मूला, दैट इज केतु। बी पी पी, अब आपको पता होना चाहिए कि भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा वीनस का है। तो किसी भी प्रकार से इसका आप शॉर्टकट बनाकर आप उसको याद करना चाहें तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नक्षत्रों के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, ठीक है, जब 30 त्योहार आते हैं, क्लियर है, तो उन नक्षत्रों को उससे भी याद कर सकते हैं। रेवती नक्षत्र सबने सुन रखा है, ठीक है, ठीक। तो और एक और नक्षत्र है जो दिवाली के समय बहुत यूज होता है, कौन सा है, पता है किसी को, शॉपिंग करते हैं जब, कृतिका। नहीं दिवाली के समय,
पुष्य नक्षत्र सर। पुष्य नक्षत्र, ठीक गुरु है। पुष्य नक्षत्र। Okay. हाँ, अब आपको कुछ ऐसे नक्षत्र ऑटोमेटिक याद, देखिए पुष्य नक्षत्र सैटर्न का होता है, ठीक है। इसमें तो अभिजीत ऐसे नहीं है क्या सर? नहीं, अभिजीत जो है वो 28वां नक्षत्र है, जब राम जी हाँ का जी। जन्म हुआ था। हाँ, हाँ। ठीक है, राम जी का जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ। ओके ओके, वो थैंक यू। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उदित होता है, बस, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा याद कर ले, ठीक है। देखिए ASS, आद्रा स्वाति सतभिसा, स्वाति नक्षत्र भी आप सुना होगा, पता है किसी को कहानी? मोती कौन से नक्षत्र में बनता है? स्वाति। स्वाति नक्षत्र में, है ना। तो ऐसे करके आप उनको कुछ कुछ नक्षत्रों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसका ऑर्डर याद करने से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये बहुत अच्छा है, याद कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। जैसे आद्रा स्वाति शतभिसा, ठीक है। राहु, मंगल का कौन सा? मृगशिरा। मंगल देखिए M से शुरू होता है, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ कोरिलेट करके आप यदि इन नक्षत्रों को याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, अन्यथा पढ़ते पढ़ते ये ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे पास दो प्रकार के चार्ट आते हैं, दैट इज नॉर्थ इंडियन और इसको हम कहते हैं साउथ इंडियन चार्ट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है या इन दोनों में कॉमन क्या है, वो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। केपी पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा साउथ इंडियन चार्ट को भी रीड करने आना चाहिए, ठीक है। उसका मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता दूंगा कि इसको कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन हम जो नॉर्थ में रहते हैं उनको आदत यही वाले चार्ट की है, ठीक है, मुझे भी इसी की आदत है। लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्लियर। देखिए, इसमें हमने देखा कि इसमें सबसे पहले तो मूवमेंट कहाँ होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिखते हैं दैट आर दीज आर हाउसेस, ये हाउस है, मतलब ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता है, हाउसेस फिक्स नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा, हाउसेस फिक्स नहीं होती, यहाँ राशियां होती हैं। और हमेशा ध्यान रखना, यहां से ये स्टार्ट होता है ये चार्ट। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा चार्ट यहां से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, किसी भी चीज को हम उसी डायरेक्शन में रीड करेंगे, उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, उसी डायरेक्शन में उसको पढ़ेंगे। लेकिन जब अब हमारे पास साउथ इंडियन चार्ट आता है तो हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं दे आर नॉट हाउसेस, दे आर राशि। वो जो डिब्बे बने हैं वो राशि है, हाउसेस नहीं है। मतलब साउथ इंडियन चार्ट में राशियां फिक्स होती है, नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउसेस फिक्स होते हैं, ठीक है। राशियां हमारे लग्न के अनुसार से नॉर्थ इंडियन चार्ट में जाकर सेट हो जाती है, फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज जमा देते हैं, पूरा सिस्टम हो जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है। साउथ इंडियन चार्ट में आपको राशियों का क्रम मिलेगा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। इनके बीच में हाउसेस लिखे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। उसको कैसे पढ़ते हैं ये अभी अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो हमने ये जाना कि नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है और साउथ इंडियन चार्ट जो होता है वो क्लॉकवाइज वर्क करता है, लेकिन वो जो डिब्बे हैं वो हाउसेस नहीं है, वो राशियां हैं, क्लियर है। चलिए, ये मैंने आपको दिखाया था। तो अभी आपने ये जो चार्ट देखा है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये हमेशा यहां से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड हो जाएगा, 12वीं राशि यहां पर आकर खत्म हो जाती है। एक्चुअल में हम इसको कहते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट और उसको कहते हैं साउथ इंडियन चार्ट। साउथ इंडियन चार्ट इसलिए कहते हैं कि ये साउथ में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम। इसका नाम क्या है? ये ऊपर दिख नहीं रहा है, ये हेडिंग नहीं आ रही इसके कारण, इसको कहते हैं प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम। ये एक्चुअल में जो यूनिवर्स में व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। यदि हम सेंटर में ये एज्यूम कर लें कि पृथ्वी है, दैट इज कॉल्ड अर्थ, ठीक है। अब देखिए, यदि आप पृथ्वी पे खड़े हैं तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी दो प्लेनेट आपको नजर आते हैं 24 घंटे, दैट इज मून एंड सन, ठीक है। सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज अ स्टार, बट
एस्ट्रोलॉजी में उसको प्लैनेट कहा गया है। तो यदि मैं कहूं कि आप यदि अर्थ पे खड़े हैं तो आपको दो प्लैनेट आपके सबसे नजदीक मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक सन है और एक मून है। तो देखिए, इसीलिए ये मून की राशि को यहां रखा गया और सन की राशि को यहां रखा गया। दे आर द क्लोजेस्ट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जो व्यवस्था यहां पर है उसको यहां पर कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लासिडस सिस्टम। ठीक है, अब हाउस डिवीजन क्या है वो आगे पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम है अनइक्वल हाउस डिवीजन सिस्टम या प्लासिडस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, आपने एज्यूम किया कि आप अर्थ पे हैं, तो आपने देखा कि दो प्लैनेट आपके सबसे नजदीक थे, दैट इज मून एंड सन। मून की राशि इज कैंसर, सन की राशि इज लियो, इसीलिए यहां पर कैंसर राशि को रखा गया और यहां पर लियो राशि को रखा गया। फिर उसके बाद देखिए, आपके सबसे नजदीक, आप मतलब यहां पर हैं आप, दैट इज अर्थ। सबसे नजदीक आपको कौन सा मिलेगा? मार्स मिलेगा। और इस साइड कौन सा मिलेगा? वीनस मिलेगा। तो देखिए, यहां मार्स की राशियां हैं, ये देखिए, दैट इज 1 and 8। यहां देखिए ऊपर नीचे, ये मंगल की राशि है, मार्स की राशि 1 and 8, ये आपके सबसे नजदीक है। फिर आपके नजदीक आपका एक और प्लैनेट है, दैट इज वीनस। तो यहां पर आपको वीनस की राशि मिलेगी, देखिए 2 नंबर और 7 नंबर, टॉरस एंड लिब्रा। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको मरकरी प्लैनेट मिलेगा, इसकी राशि 3 नंबर और 6 नंबर होती है, दैट इज कॉल्ड जेमिनी एंड द वर्गो। तो यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको जेमिनी यहां मिलेगा और वर्गो यहां मिलेगा। क्लियर है? अब दो प्लैनेट आउटर के, दैट इज द आउटर प्लैनेट, इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं। ये सैटर्न है और जुपिटर है। देखिए, ये सैटर्न है और ये आपका जुपिटर, ये आउटर प्लैनेट है, इसलिए इसको पीछे बनाया गया। ठीक है, देखिए, हर एक विज्ञान जो होता है वो पहले वाले विज्ञान को क्रिटिसाइज करके आगे आता है। ठीक है, क्योंकि आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, ऑपोजिशन क्यों चिल्लाता मोदी जी कुछ नहीं करते? क्योंकि वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो उनको कौन सुनेगा। ठीक है, तो विपक्ष संसद में इसीलिए बनाई गई ताकि वो शासन के कार्यों को क्रिटिसाइज करे, जिससे जनता उस पर ध्यान दे। ठीक है, तो ये पद्धति का कहना था कि जब प्लैनेट उल्टे नहीं घूम रहे हैं, फलाना उल्टा सीधा नहीं हो रहा है, तो हम क्यों उल्टा घूम रहे हैं? हम भी इस सिस्टम को क्लॉकवाइज जमाएंगे। इसीलिए ये जो सिस्टम है क्लॉकवाइज चलता है। देखिए, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ठीक है, इन्हीं में अभी हाउसेस कैसे आते हैं वो अपन देखेंगे। तो दैट इज प्लासिडस सिस्टम, यही है साउथ इंडियन चार्ट। साउथ इंडियन चार्ट में हमारे यूनिवर्स में जो व्यवस्था है प्लैनेट्स की, उसी व्यवस्था को उठाकर इन बॉक्सेस में अरेंज किया गया है, जिनमें उनकी राशियों को नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है कि यही तो प्लैनेट है जो हम पर असर डालते हैं या हमें रिजल्ट देते हैं। तो जैसे वो यूनिवर्स में है वैसे ही हमारे चार्ट में होना चाहिए, तब तो हम अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को उन्होंने बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं? साउथ इंडियन चार्ट। ठीक है, चलिए, ये दिखता कैसा है? ये इसको हम कहते हैं साउथ इंडियन चार्ट। देखिए, ये यहाँ पे एरीज साइन बना है ना, तो ये शो कर रहा है कि ये फर्स्ट एरीज है, दैट इज टॉरस, दैट इज जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, ठीक है, लिब्रा, ये क्या है? वृश्चिक राशि। ठीक है, ये धनु, ये क्या है? 10, 11, 12, तीनों भाषा में बता दिए मैंने। ठीक है, नंबर में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। आपको हर प्रकार से चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप किसी चीज को कैच कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि बताया था, अब तो ये समझ गए साउथ इंडियन चार्ट है, ये वर्क कैसा करता है। ये जो बॉक्सेस है वो क्या है? सारी राशियां हैं। इन राशियों को क्यों ऐसा जमाया गया? क्योंकि इनका ऊपर की जो व्यवस्था है उसको ही देखकर इस व्यवस्था को पूरा अरेंज किया गया है प्लासिडस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि देखिए, हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली में फिक्स होता है फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगना या असेंडेंट कहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड होता है, फिर उसके बाद थर्ड होता है। यहां पर देखिए ऐसा नहीं है। ये एरीज राशि में क्या लिखा है? 4 नंबर। ठीक है, ये जो रोमन अक्षर में लिखा होता है ये हाउसेस होते हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं? हाउसेस होते हैं। अब देखिए, यहां पर हाउस के सामने एक डिग्री लिखी हुई है, जो ये बताती है कि ये जो हाउस है इतने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि फोर्थ हाउस कहां पर है, तो आप कहेंगे एरीज राशि में। मैं पूछूंगा फोर्थ हाउस कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे 26 डिग्री से स्टार्ट। ठीक है, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है? सॉरी, सेकंड राशि में कौन सा हाउस लिखा हुआ? फिफ्थ हाउस लिखा हुआ।
क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको ऐसा समझते हैं। देखिए इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं पूरे नहीं बना रहा हूँ, ये एक नंबर की राशि है, ध्यान रखिए। ये सेकंड नंबर की राशि है, ये थर्ड नंबर की राशि है, ये 12th नंबर की राशि। क्लियर है? मैंने कहा यहां पर 4th हाउस लिखा है, यहां पर लिखा है 5th हाउस, ठीक है। इसकी डिग्री ले लेते हैं अपन, ये चार्ट में 26 डिग्री और 23 डिग्री, राउंड फिगर ले रहे हैं ना समझने के लिए। ये है 26 डिग्री और वो कितना था? 23। 23। इसको ले लेते हैं 23, है ना, बाकी डिग्री नहीं ले रहे हैं, समझने के लिए कैसे हम हाउस को कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो एक राशि दिख रही है, आप जानते हैं कि एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। क्योंकि हमारा डायरेक्शन यहाँ है, ये है, इस डायरेक्शन में ये कुंडली पड़ी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री यहाँ होगा और 30 डिग्री यहाँ पर खत्म हो रहा होगा। ये चीज तो समझ में आ गई आपके? तो ये जो हाउस है वो एरीज राशि में 26 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 26 डिग्री पर स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए यहां पर कहीं आ रहा है 26 डिग्री, ठीक है। तो इस राशि में इसको कितने डिग्री मिले? 4 ही मिला होगा एरीज राशि में, ठीक है। एरीज राशि में 4th हाउस को कितने डिग्री मिलेंगे? 4 डिग्री मिलेंगे, क्योंकि यहां 30 डिग्री पे ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए कोई भी हाउस कहां तक है? वो वहां तक है जहां से अगला हाउस स्टार्ट होता है। मतलब ये 26 डिग्री से स्टार्ट होगा और 5th हाउस के जस्ट 23 डिग्री के पास आकर खत्म होगा। मतलब जब ये हाउस किस राशि में आया? वृषभ राशि में आया, टॉरस में आया, तब उसको यहां पर कितने डिग्री मिले? 23 डिग्री मिले, क्योंकि फिर यहां से 5th हाउस स्टार्ट हो जा रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 4th हाउस को कितना डिग्री प्राप्त हुआ, तो आप क्या आंसर देंगे? 26। 27, है ना, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाते हैं तो उसमें हर हाउस कितने डिग्री का फिक्स होता है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री, है ना। लेकिन यहां पर हमने देखा कि हर एक हाउस 30 डिग्री का हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अनइक्वल हाउस डिवीजन सिस्टम। मतलब हर एक हाउस की स्ट्रेंथ 30 डिग्री हो ये आवश्यक नहीं है, ये मोर देन 30 भी हो सकती है, लेस देन 30 भी हो सकती है, इसीलिए इसको अनइक्वल हाउस डिवीजन सिस्टम कहा जाता है। ये आपकी डेस्टिनी पे निर्भर करता है कि आपको वो हाउस ज्यादा मिला है कि वो हाउस आपको कम मिला है। 30 डिग्री से ज्यादा मिला है, इट मीन्स आपके प्रारब्ध बहुत अच्छा है, इसलिए आपको वो हाउस अधिक मिला है। यदि आपका प्रारब्ध कमजोर है तो वो हाउस आपको कम मिला, जो कि आप डिग्री से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए यहां पर ठीक है, ये लिखा है सेकेंड हाउस। ये चालू हो रहा है 20 डिग्री से, ठीक है। यहां से चालू हो गया आपका 3rd हाउस। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि आपको सेकेंड हाउस कितना मिला, तो आप क्या बोलेंगे? एरीज राशि में कितने डिग्री मिला होगा? 20 से चालू हुआ, 30 पे जब खत्म होगा तो कितने डिग्री मिलेगा उसको? 10 डिग्री। 10। जब वो टॉरस में आएगा तब उसको यहाँ कितना मिलेगा? 10 डिग्री, क्योंकि
सेकेंड हाउस कहाँ तक है, जहां से उसका अगला हाउस शुरू हो रहा है। तो अगला हाउस 10 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो टॉरस राशि में भी उसको कितने डिग्री मिले, 10 डिग्री। तो यदि मैं बोलूं आपसे सेकेंड हाउस कितने डिग्री का, तो आप बोलेंगे 10 + 10 कितने डिग्री का है, 20 डिग्री। अब आपको भगवान ने फाइनेंस लेकर कैसा भेजा, अच्छा कि खराब, कम लेके भेजा है, ठीक है। सेकेंड हाउस क्या है, फाइनेंस है ना। तो ये सब आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, पूर्व जन्म के कर्म आपके कैसे हैं। क्योंकि लड़ाई यही रहती है ना कि एक जैसा चार्ट है, उसकी प्रेडिक्शन अलग है, इसकी प्रेडिक्शन अलग है, ये एक जैसी क्यों नहीं है, वो एक जिस सैटर्न उसका यहीं दिख रहा है तो उसको अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए। तो कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है कि राशियों की व्यवस्था यूनिवर्स में है, जो कि फिक्स है, जो कि बदली नहीं जा सकती। राशियों की डिग्री नहीं बदली जा सकती, उनकी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता, उनके सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। तो जो चीज फिक्स है उसको हम चार्ट में फिक्स रखें, इसीलिए उन्होंने उस डिब्बे को राशि के रूप में लिखा। अब उन्होंने कहा कि हाउसेस क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं, जीवन में हमको क्या मिलेगा ये हमें हाउसेस बताते हैं। तो सबका जीवन एक जैसा नहीं होगा, सबके रिजल्ट हमें एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा अनइक्वल हाउस डिवीजन सिस्टम, कि आपका प्रारब्ध या पूर्व जन्म के कर्म जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। इट मीन्स आपका वो हाउस उतना स्ट्रांग होगा या अच्छा होगा, या उतना अच्छा आपको इस जीवन में प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो ये आप साउथ इंडियन चार्ट में डिग्री के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो हाउस को कैसे पढ़ते हैं, ये हाउस यहां से स्टार्ट होगा और इसके जस्ट 1 सेकंड पहले एंड हो जाएगा। ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड। ध्यान रखिए, डिग्री मिनट सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री है, नॉट द टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम नहीं कह रहे हैं सेकंड मिनट। मिनट और सेकंड जो एक्चुअल में इसको हिंदी में कहते हैं अंश कला विकला, दैट इज कॉल्ड अंश कला विकला। लेकिन इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री तो ठीक है, मिनट और सेकंड जैसे ही बोलते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे टाइम की बात हो रही, नहीं, टाइम नहीं है, ये पार्ट ऑफ डिग्री है, जिसको डिग्री मिनट सेकंड कहते हैं। ये डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है। तो फोर्थ हाउस जो है 26 डिग्री 13 मिनट्स 38 सेकंड से स्टार्ट होगा, जो कि 23 डिग्री 2 मिनट्स 30 सेकंड तक चलेगा। 31 सेकंड से कौन स्टार्ट हो जाएगा, फिफ्थ हाउस स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं पूछूं फिफ्थ हाउस कितने डिग्री का है, तो आप देखिए राउंड फिगर 23 है, तो यहाँ पर इसको 7 डिग्री मिल रहा है और यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो 7 और 19 कितना हो गया, 26। तो इसका स्पैन कितना है, 26 डिग्री का, मतलब लेस देन 30 है, ठीक है। तो ये जो साउथ इंडियन चार्ट होता है इसको अनइक्वल हाउस डिवीजन सिस्टम या प्लेसिडस सिस्टम क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। प्लेसिडस मतलब इन राशियों की व्यवस्था, अनइक्वल हाउस मतलब यहाँ हाउसेस फिक्स नहीं होते हैं। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको क्या मिला है उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट में ये हाउसेस आकर सेट होंगे, क्योंकि इन्हीं हाउसेस के बेस पे कृष्णमूर्ति पद्धति में सारी प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तीसरी चीज हमको दिखती है प्लैनेट, है ना। ध्यान रखिएगा, एक हाउस एक से अधिक राशि में हो सकता है, जैसे फोर्थ हाउस एरीज में भी है और टॉरस में भी है, फिफ्थ हाउस टॉरस में भी है और जेमिनी में भी है। लेकिन प्लैनेट जो है वो एक ही राशि में हो, ठीक है। यदि मैं पूछूं जुपिटर किस राशि में, तो एरीज में, क्लियर है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि जुपिटर किस हाउस में है, तो आपको इसको डिग्री से पकड़ना पड़ेगा। कैसे, जुपिटर यहां लिखा है 7 डिग्री और यहां पर हाउस लिखा है 26 डिग्री। तो देखिए फोर्थ हाउस जो है वो 26 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो प्लैनेट है 26 डिग्री के पहले है, मतलब ये जो जुपिटर है वो फोर्थ हाउस में नहीं है, किस हाउस में है, थर्ड हाउस में। किस हाउस में है, थर्ड हाउस। यदि आप साउथ इंडियन चार्ट में ये पढ़ना चाहें कि मेरा जुपिटर किस हाउस में बैठा है, तो आपको उस प्लैनेट की डिग्री देखना पड़ेगा, हाउस की डिग्री देखना पड़ेगा। बिना डिग्री देखे आप नहीं बता सकते कि वो किस हाउस में बैठा हुआ। नॉर्थ इंडियन चार्ट में एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि वहां पर राशि भी फिक्स है और हाउस भी फिक्स है, मतलब डिग्री फिक्स है, दोनों 30-30 30-30 डिग्री के बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं।
ठीक है, कृष्णमूर्ति जी का कॉन्सेप्ट अलग था, तो उसके अकॉर्डिंग उनका चार्ट भी अलग होगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ केतु किस हाउस में, तो आप देख रहे हैं केतु 20 डिग्री पे और फिफ्थ हाउस 23 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स केतु इज बिफोर फिफ्थ हाउस, बिफोर फिफ्थ हाउस, इट मीन्स फोर्थ हाउस। अमित जी हाँ जी, ये जो कॉन्सेप्ट है थर्ड और हाँ फोर्थ जी, हाउस जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी हाँ पे हाँ भाव चलित चार्ट इज बेस्ड, राइट? हाँ, यस यस यस, भाव चलित चार्ट, हाँ ठीक है, प्लैनेट सर हमको वन कहीं मोर दिख थिंग। रहा है लेकिन वो है ना, इसी का जो चार्ट बनता है वो भाव चलित चार्ट हमको मिलता है, ठीक है। ठीक है। चलिए, सर मोर द डिग्रीज बेटर द रिजल्ट्स। हाँ यू कैन से कह सकते हैं, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक शब्द मिलेगा ASC, दैट इज कॉल्ड असेंडेंट, ठीक है। हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम देखते हैं जहां सेंटर होता है वहीं हमारा लगना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको पता है क्योंकि लगना इज ऑल्सो हाउस, विच हाउस, फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो आपको यदि पता करना है कि लगना कहाँ है तो आपको देखना पड़ेगा ASC कहाँ लिखा है, मतलब असेंडेंट कहाँ है। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं फर्स्ट हाउस कहाँ पर है, कितने डिग्री पे, तो आप बोलेंगे 17 डिग्री पे। कहां तक है वो, बिफोर 21 डिग्री 46 मिनट 18 सेकेंड, यहां तक आपका फर्स्ट हाउस है। और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना है क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, तो फर्स्ट हाउस आपका यहां से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्लॉकवाइज आगे बढ़ना आपको, हर हाउस में आपको क्लॉकवाइज आगे बढ़ना। जैसे चंद्रमा या मून जो है वो सेकंड हाउस में नहीं है, फर्स्ट हाउस में एसेंडेंट के साथ है। क्यों है, क्योंकि सेकंड हाउस 21 डिग्री से और मून हमारा 1 डिग्री पे बैठा, मतलब वो एसेंडेंट के पास है, फर्स्ट हाउस में। क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखिए मोर देन 1 प्लैनेट्स, कोई बताएगा मरकरी किस हाउस में, टेंथ हाउस। और कोई, Yes, Mercury and 10th हाउस है ना। देखिए 11th हाउस 23 डिग्री से शुरू हो रहा है और सारी डिग्रियां क्या है, लेस देन 23, इट मींस बिफोर, बिफोर मतलब पहले वाला हाउस, तो 11th के पहले कौन सा हाउस है, 10th। क्लियर है, आप हमेशा इसके पास जो हाउस लिखा उसी से कंपेयर करिए, यहां से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसके पास जो हाउस लिखा है उसी से कंपेयर करिए, क्लियर। तो साउथ इंडियन चार्ट को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। आगे कुछ और आएगा तो अपन उसको और स्टडी करेंगे, क्लियर है। चलिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक शब्द सुना होगा आपने, कंजंक्ट, कंजंक्शन, ठीक है। कोई प्लैनेट कंजंक्ट है किसी प्लैनेट के साथ या कंजंक्शन में, तो हमेशा याद रखिए कंजंक्शन हम अमूमन वैदिक में क्या कहते हैं कि एक ही हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं तो दे आर कंजंक्ट या कंजंक्शन में वो ये एक साथ है ना, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी डिग्रियों का खेल है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, डिग्री का खेल है। क्या है, यदि 2 प्लैनेट हैं वो 3 डिग्री 20 मिनट के डिफरेंस पर है ना, तो दे आर कंजंक्ट, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपने देखा यहाँ पर जुपिटर है वो 12 डिग्री का है और यहाँ पर जो मून है वो 9 डिग्री का है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 3 डिग्री का, तो दे आर कंजंक्ट। तो ये इनके रिजल्ट एक दूसरे को प्रभावित ज्यादा करेंगे, इम्पैक्ट ज्यादा, ठीक है। सन के केस में बस क्या होता है 6 डिग्री, ये चाहिए प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस मतलब होता है डिफरेंस। सन के केस में होता है प्लस माइनस 6 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर जुपिटर मान लीजिए 12 डिग्री का है और यहाँ पर सन बैठा है वो 18 डिग्री का है। अब यहाँ मोर देन 3 डिग्री का डिफरेंस है ना। कंजंक्शन कब माना जाता है, 3 डिग्री 20 मिनट का दोनों की डिग्रियों में डिफरेंस हो तो दे आर कंजंक्ट, या दोनों एक साथ हैं या क्या कहेंगे संधि में, जो भी कहेंगे, क्लियर है। लेकिन सन के साथ कंजंक्शन जो होता है वो 6 डिग्री का प्लस माइनस चलता है, मतलब यदि दोनों प्लेनेट की डिग्रियों में 6 डिग्री का अंतर है तो दे आर कंजंक्ट, ये सन के साथ, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट्स के बीच में कंजंक्शन जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का ही देखा जाता है। जैसे हम इसी चार्ट को यदि देखने की कोशिश करें, देखिए यहाँ मरकरी और राहु के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 2 डिग्री, दे आर कंजंक्ट,
अब कोई बताएगा क्या मरकरी और सन कंजंक्ट है कि नहीं? नो सर। नहीं नहीं कितने डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पर? 8 8 डिग्री है। है ना। लेकिन हम वैदिक में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि मरकरी राहु सन क्या है, कंजंक्ट। ठीक है, तो हमें देखना तो है लेकिन उसकी डिग्री को भी देख लेना। क्लियर है? जैसे राहु और सन कंजंक्ट है क्या? अप्रॉक्स हाँ। 6 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो सन एंड राहु 6 आर डिग्री का है। कंजंक्ट। हाँ ठीक है, तो चार्ट में यदि हमें कंजंक्शन देखना है तो थोड़ा सा हमें डिग्रियों पर भी नजर डालनी पड़ेगी कि क्या 3 डिग्री 20 मिनट्स का डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप साउथ इंडियन चार्ट को रीड कर सकते हैं। बताने का Sir, उद्देश्य how ये था does conjunction किसी। help, sir? हाँ जी, How does conjunction help? Means what conjunction does? वो अभी पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे। Okay. हाँ आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये क्या है शब्द, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आएंगी, इसलिए मैंने उनको एक इंट्रोडक्शन के रूप में सारी चीजें पढ़ा दी है ना। ये वर्क कैसे करेंगे जब अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। तो जब मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पे कंजंक्शन या कंजंक्ट शब्द का यूज करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आपको पता है कि देखना है कि 3 डिग्री 20 मिनट्स का डिफरेंस है कि नहीं है। यदि सन है तो 6 डिग्री का डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, तो इनके कंजंक्शन का क्या इम्पैक्ट आता है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी वो सारी टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ करा रहा हूँ जो हम आगे आके पढ़ेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल कोर्स है। किसी भी, मेरा ऐसा मानना है किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को और उसकी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी को पढ़ना और समझना हमें बहुत आवश्यक है। किसी ने बोल दिया सूर्य मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, हम मूल त्रिकोण नहीं पता है तो हमको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फंडामेंटल चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए आज वो जो पहली क्लास है वो पूरी फंडामेंटल को मैंने समर्पित करी है। ठीक है, चलिए अब बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो। हाँ एक सेकंड में जरा हाँ वो हाँ बताइए। कंजंक्शन और कंबस्ट को कैसे देखेंगे अगर अच्छा दोनों कॉन्सेप्ट को देखिए, हमें समझना यहाँ है। पर कृष्ण मूर्ति पद्धति में कंबस्ट वाला फंडा नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। मतलब कोई ग्रह अस्त है ये सारी चीजें कंसीडर नहीं की जाती। जैसे बताया ना, नो प्लैनेट इज मैलेफिक और बेनेफिक, है ना। तो यहाँ पर तो ये वो एक कॉन्सेप्ट नहीं और लिया रूल है जाता। कि जैसे जुपिटर हमेशा अच्छे कंबस्शन रिजल्ट देगा, दैट इज नॉट फिक्स ओके अकॉर्डिंग टू केपी राइट स्टॉल। राइट वो हो सकता है आपकी शादी तोड़वा दे। हाँ ठीक है, हाँ जैसे हम ठीक है। जुपिटर तो की बात फिर वो करें, हाँ हाँ, अब अपन क्या केपी पढ़ रहे हैं तो उसी की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो कंजंक्शन की आपने बात करी तो सन जो 6 डिग्रीज का कंजंक्शन है, सो इज इट अप टू 6 डिग्रीज? नो देयर इज अ So just डिफरेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स डिग्री। मतलब 2 प्लैनेट की जो डिग्रियां उनके सामने लिखी होंगी ना, उनके बीच का हाँ डिफरेंस 6 होना चाहिए। सो जैसे हमने जो एग्जांपल देखा उसमें सन वाज एट 20 एंड राहु वाज एट 14 राइट, सो वी सेड कि हाँ राहु और सन कंजंक्ट है। तो अगर यस, अब राहु 15 होता एंड दैट वाज अ हाँ 5 डिग्री डिफरेंस, तब फिर क्या होता? तभी कंजंक्ट होता है। हाँ तो अब सो डिफरेंस, हाँ जो डिफरेंस है वो नॉट शुड नॉट बी मोर देन 6 डिग्री। हाँ so should not be more than, which is up to 6 degrees right? अप टू 6 and डिग्री, ओके। and aside from sun बाकी planets में 3 डिग्री 3 20 डिग्री 20 seconds वही एक पद, मिनट मतलब नक्षत्र का 20 पद। ठीक 3 है डिग्री 20 मिनट्स। हाँ, क्योंकि ठीक है जो 3 डिग्री 20 मिनट्स के रूप में कंजंक्ट होते हैं वो एक दूसरे के रिजल्ट्स को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, हाँ जैसे क्योंकि वो एक नक्षत्र का आप पद सबसे भी ज्यादा हो किससे गया ना। लड़ाई झगड़ा करते हैं? अपने तो लाइफ पार्टनर से। बराबर ठीक है, क्योंकि वो 3 हाँ डिग्री 20 मिनट के डिफरेंस पे आपके साथ 24 घंटे रहता है। ठीक है, और वो एक नक्षत्र का पद भी हो गया हाँ ना, तो वो हो हाँ जाता वो पदा भी है। ठीक ठीक, वो अभी है। आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है तो ओके। सर जितना अभी कंजंक्शन क्लोज होता है रिजल्ट उतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए ये सारी मतलब इम्पेक्ट उतना अधिक पड़ता है इन सब चीजों पे। ओके, इसीलिए हमें जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए और सर बताइए अभी किसी का कोई देखा, प्रश्न। हाँ सर अभी देखा कि कंजंक्शन जो है 6 डिग्री सम मिनट्स है। सो जो हाँ फ्रैक्शनल मिनट्स है वो भी काउंट किया जाएगा या उसको छोड़ देंगे? नहीं, देखिए वो मिनट के बाद तो सेकंड आता है हाँ, मिनट सेकंड है ना। आता है। हाँ या वो मिनट के बाद सपोज अब एक सपोज सेकंड 2 सेकंड सपोज आ इट रहा है तो इज, अपन उसको कंसीडर कर लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है।
और बताइए, देखिए जो भी डाउट हो ना एकदम बिना हिचक के पूछिए, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने इसीलिए आए क्योंकि आप सबके पास नॉलेज है, मैं ये जानता हूँ, बस आप अपने डाउट्स क्लियर करने आए, ठीक है। तो जो भी डाउट हो वो आप एकदम बेहिचक पूछिएगा, ऐसा ना सोचिए कि ये क्वेश्चन पूछने योग्य है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते जब कुछ चीजें बता पाते हैं कुछ चीजें नहीं बता पाते, लेकिन कोई क्वेश्चन रेज होता है तो कई चीजें डिलीवर हो जाती है उसी बात, ठीक है। तो अमित जी अभी जो आपने आंसर किया, सो वो जो हाँ 6 डिग्रीज अप टू है, तो हम्म जैसे अगर राहु और सन वाज 6 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स अपार्ट एंड 00 सेकंड्स फॉर ईच, हम्म तो फिर वो हम्म। कंजंक्ट होता कि नहीं होता? नहीं 6 डिग्री 20 मिनट्स हो गया ना, तो मोर देन 6 डिग्री होगी। हाँ, मोर देन हो गया, हाँ तो फिर मोर वो देन, नहीं होता। नहीं, हाँ ओके, एंड सेम फॉर सेकंड्स आल्सो, मतलब हाँ मिनट्स से 00 एंड सेकंड्स जो भी हो, ठीक है, ओके। चलिए भाई, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। 3 प्लैनेट्स मान लेते हैं, वीनस, मरकरी और जुपिटर, एक सेकंड, और वीनस और मरकरी कंजंक्ट है, और मरकरी और जुपिटर कंजंक्ट है। वीनस, वीनस, मेरी लेट्स से वी हैव 3 एक सेकंड, प्लैनेट। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं नहीं, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर। क्या बोल रहे थे आप? फिर हम कोई 3 प्लैनेट्स मान लेते हैं, जैसे वीनस, वीनस, मरकरी और जुपिटर। ठीक है। नाउ वीनस और मतलब डिग्रीज कुछ ऐसे है कि वीनस और मरकरी कंजंक्ट हो रहे हैं। हाँ कुछ भी बता दीजिए। कोई डिग्री मान लेते हैं हम, मान लो 8 मान लेते हैं, और मरकरी को कंजंक्ट कर दीजिए आप इसमें। कितना लिख दूं? हाँ, ठीक कुछ है, भी लिख दीजिए, 3 नहीं डिग्री थोड़ा का डिफरेंस ऊपर है की ना, तरफ हाँ। जाइए, ऊपर की तरफ जाइए, इसको 9 डिग्री लिख दीजिए, या 10 लिख लीजिए, 10-11 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कंजंक्ट हो गए दोनों। कैसे हुए? 8 से 9, 10, 11, 3 डिग्री का डिफरेंस हो गया हाँ ना। 3 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये हाँ जी, अब आप कंजंक्ट है। जुपिटर की लिख दीजिए 14। हम्म अब और आपका मरकरी और क्वेश्चन ये जुपिटर है? कंजंक्ट हो गए। हाँ ये भी हाँ, तो कंजंक्ट है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें फिर वीनस और जुपिटर का कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वीनस और जुपिटर एक दूसरे से कितने डिग्री पे बैठे हैं? वो तो 6 डिग्री हो गया। कंजंक्ट नहीं। हाँ नहीं, पर कहने का मतलब ये कि वीनस इज इन्फ्लुएंसिंग मरकरी, मरकरी इज हाँ मैं वही इन्फ्लुएंसिंग बता रहा जुपिटर, हूँ, तो इसका मतलब है हाँ कि जी। वीनस और मरकरी एक दूसरे के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, मरकरी और जुपिटर एक दूसरे के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन वीनस और जुपिटर नहीं करेंगे। कंजंक्शन का अच्छा, मतलब क्या है? एक दूसरे के रिजल्ट को करेक्ट, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। यदि हम मान लीजिए कोई इवेंट देख रहे हैं जिसमें जुपिटर और वीनस को हमें कंसीडर करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म तो अब हम नॉर्मली देखेंगे तो बोलेंगे यार वीनस मरकरी जुपिटर तो एक साथ बैठे हैं, लेकिन हम्म अकॉर्डिंग टू डिग्री दे आर, ये साथ में है कंजंक्ट नहीं, तो उनके रिजल्ट एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं डाले। क्लियर? यस, चलिए, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम, बताइए। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। मेरा फ्रेंड अच्छा फर्स्ट आप टाइम पढ़ रहे ये, हाँ सर, मैं अभी तक नहीं पढ़ी। तेलुगु हूँ मैं, हैं? लैंग्वेज। अच्छा 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 अच्छा। चलिए आज ही चलिए, फर्स्ट क्लास समझ में में आ रहा ज्वाइन है? कर रहे हैं। आ हिंदी रहे समझ सर, में आ रही हिंदी है ना? आता, समझ में आती है सर। चलिए बोलिए। मैं इसीलिए इसीलिए स्टार्ट ऐसा किया कि कोई यदि फ्रेशर भी हो ना तो उसको भी दिक्कत ना जाए, ठीक है। हाँ, मेरे फ्रेंड देखिए भेज ही थे सर। पढ़िए और लिखिए जरूर, ध्यान रखना। अच्छा सर। एस्ट्रोलॉजी इज केतु, यदि आपने राइटिंग नहीं की तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, अच्छा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज ओके। केतु, केतु इज राइटिंग। ओके। यदि आपने देखो अभी बहुत अच्छा लगता है, अभी आपने 1.5-2 घंटे बता दिए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ये 1.5 घंटे 4 घंटे के बराबर लगते हैं, क्योंकि आप भी मेरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। ओके। तो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है जब आप कहीं कनेक्ट होते हैं, क्लियर है? तो ओके। हाँ आप मेरे वीडियो देखिए और मेरे से अभी पढ़िए, दोनों में अंतर। अब मेरा 1.5 घंटे का वीडियो देखेंगे बोरियत लगने लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा
दूसरे काम भी कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप कनेक्ट है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। क्लियर? तो यदि आपको एस्ट्रोलॉजी को अपने पास कनेक्ट करके रखना है, बांध के रखना है, रोक के रखना है, तो यू शुड राइट, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही लिख लेंगे वो आपसे कनेक्टेड हो जाएगी, फिर वो भगेगी नहीं। ठीक है? ओके मतलब आपने शादी कर ली, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा बिना तलाक लिए। ठीक है? सर अभी तो ये मेरे फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है? ओके ओके चलिए बताइए। मेरे को अभी थोड़ा अभी रिवीजन भी करना ना सर, फिर कैसे पढ़ना है नोट्स बोले तो? हाँ, ये आप जो मैंने आज पढ़ाया ना उसकी रिकॉर्डिंग का बकायदा नोट्स बनाइए। ठीक है? मैं हमेशा सीक्वेंस में ही पढ़ाता। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर एडवांस और बेसिक को मिला दीजिए, मैंने आज तक नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ये चीज अलग है। ठीक है? ओके सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हेलो हाँ, रिकॉर्डिंग बोलिए। लंबी हो गई।